हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक विंसलो टेलर को, जो पायनियर थे साइंटिफिक मैनेजमेंट की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जो कहा जाता है फर्स्ट और वेरी सिस्टमैटिक, मतलब सबसे पहले जो सिस्टमैटिक थ्योरी आती है जो सच में साइंटिफिक रूल पे बेस्ड होती है, वो फ्रेडरिक विंसलो टेलर की थ्योरी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, जो इसके पथ प्रदर्शक हैं, पायनियर हैं। और फ्रेडरिक विंसलो टेलर को मॉडर्न इनकी विचारधारा को माना जाता है और साथ में क्लासिकल थ्योरिस्ट भी है ये, और इनकी जो थ्योरी है और इनको फादर कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। तो जल्दी से इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिनका जो टर्म है वो 1856 से 1915 तक रहा है, वाइडली ब्रॉडली जो है ये एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इन्हें पिता कहा गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। रिवोल्यूशनराइज मीन्स होता है क्रांति लेकर आए थे औद्योगिक प्रबंधन में, मतलब इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में ये एक क्रांति लेकर आए थे विथ ए सिस्टमैटिक अप्रोच। जो इनकी अप्रोच थी, जो इनका थ्योरी थी, उससे बहुत ही सिस्टमैटिक थी, तो उससे ये रिवोल्यूशन लेकर आए थे। टू इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, क्या चीज़ करने के लिए, और प्रोडक्टिविटी कि एक तो लेबर्स के अंदर कार्यक्षमता बढ़ जाए, जो कम रिसोर्सेज में कम लागत पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा आउटपुट लेकर आए, ये अपनी थ्योरी में बताते हैं। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। टेलर शॉट टू रिप्लेस अनसाइंटिफिक, और वह बताते हैं, वो कहते हैं कि जो अनसाइंटिफिक हैं, जितने भी तरीके हैं अनसाइंटिफिक, जो एकदम विज्ञान से परे हैं, मतलब विज्ञान नहीं है, अवैज्ञानिक तरीकों को, रूल ऑफ थंब हुआ, ऐसे मेथड्स को, जो पुराने तरीके हैं, ट्रेडिशनल तरीके हैं, उनको वो मतलब कहते हैं कि इनका प्रयोग नहीं करना है। और डाटा ड्रिवन एप्लीकेशन अक्रॉस इंडस्ट्रीज, और वो कहते हैं कि विद केयरफुली स्टडीड डाटा ड्रिवन प्रोसेसेस एप्लीकेबल अक्रॉस इंडस्ट्रीज। टेलर ने अवैज्ञानिक नियम आधारित तरीकों को ध्यान से अध्ययन किए, फिर डाटा संचालित प्रक्रियाओं से बदलने की कोशिश की, और उन्होंने डाटा ड्रिवन प्रोसेस को महत्वपूर्णता दी और कहा कि इन तरीकों को बदलिए और साइंटिफिक अप्रोच लेकर आइए, जो उद्योगों में लागू होती, जो इंडस्ट्रीज पर इन्होंने लागू की थी। हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस, अभूतपूर्व योगदान ने टेलर के अर्नड हिम अ प्रोमिनेंट प्लेस, उनको एक अच्छी जगह दिलवाई इन मैनेजमेंट हिस्ट्री, प्रबंध के इतिहास में उन्हें बहुत ही अच्छी जगह दिलवाई। सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसिंग बोथ इंडस्ट्रियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड, जिस चीज़ ने क्या क्या दुनिया भर में उन्हें औद्योगिक और प्रशासनिक दोनों ही तरीकों से, एक तो इन्हें साथ में प्रशासनिक दुनिया में बहुत इज्जत दिलवाई और साथ में इंडस्ट्रियल, औद्योगिक और प्रशासनिक सेवाओं में, प्रैक्टिसेस में वर्ल्ड वाइड उन्हें एक अच्छा प्लेस, अच्छा रूम दिलवाया। अब टेलर का थोड़ा जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म हुआ था जर्मन टाउन, एक जगह है पेंसिल्वेनिया, अमेरिका, ऑन मार्च 20, 1856, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। अब उनके एजुकेशन के बारे में देखते हैं। उन्होंने पढ़ाई की थी इन फ्रांस में एंड जर्मनी में बिफोर अटेंडिंग फिलिप्स एक्सटर एकेडमी इन न्यू हेम्सफेयर। पहले उन्होंने जर्मनी और फ्रांस में पढ़ाई की थी और उसके बाद न्यू एकेडमी में चले गए थे, वो हेम्सफेयर में है। फिर पास्ड हार्वर्ड लॉ स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स, फिर उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम पास किया। एंड अबेंडेंड एकेडमिक्स ड्यू टू इम्पेयर्ड आईसाइट कॉज्ड बाय केरोसिन लाइट। फिर बाद में उनकी आंखों में आईसाइट जो थी वो वीक हो गई थी, क्षीण हो गई थी केरोसिन की लाइट के वजह से, फिर इसीलिए उन्होंने जो है ना अपने पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर हम देखते हैं अर्ली वर्क, उनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क। बिगेन एज एन अप्रेंटाइज एट एंटरप्राइजेस हाइड्रोलिक वर्क्स फिलाडेल्फिया 1874। पहले वह जो है प्रशिक्षु बने थे, कहाँ पर, एंटरप्राइजेस हाइड्रोलिक वर्क्स फिलाडेल्फिया में 1874 में। और उसके बाद उन्होंने लेटर जॉइन मिडवेल स्टील कंपनी को ज्वाइन किया था 1878 में। और उसके बाद वह गैंग बॉस, इस तरह से गैंग बॉस बने, फॉरमैन, रिसर्च डायरेक्टर बने, फिर चीफ इंजीनियर बने, और वह बहुत नीचे से ग्राउंड लेवल से टॉप तक वो गए थे। फिर मेजर अचीवमेंट देखते हैं उनकी। गेंड अ मास्टर डिग्री, उन्होंने मास्टर डिग्री ली थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम स्टीवेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाया नाइट स्टडी, रात में पढ़कर, नाइट स्टडी होता था पहले इस तरह से वहाँ पे। एंड कॉरस्पॉन्डेंस अ रेयर अकम्पलिशमेंट इन हिज एरा, और वो बहुत ही कम देखने को, एज अ पार्ट टाइम वो सुबह जॉब करते थे, फिर नाइट स्टडी करके उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री भी हासिल की थी। डेवलप्ड हाई स्पीड स्टील एट बेंथलेम स्टील, अर्निंग अ
गोल्ड मेडल एट द पेरिस एग्जीबिशन 1900। फिर उन्होंने हाई स्पीड स्टील, एक कंपनी थी बेथलेम कंपनी स्टील की, उसमें गोल्ड मेडल भी उन्होंने पेरिस में उन्हें मिला एग्जीबिशन में 1900 में। ये कुछ उनकी अचीवमेंट्स हैं, मेजर अचीवमेंट्स, इट्स मीन वो गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन, उनकी थ्योरी का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल क्लाइमेट, जो औद्योगिक वातावरण है उससे उनका जो है किस तरह से वो कॉन्टेक्स्ट जुड़ता है ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। अब हम बात करते हैं 19वीं सदी के अंत में, लेट 19th सेंचुरी और 20वीं सदी की शुरुआत की बात जब हम करते हैं, अमेरिकन बिजनेसेस, जो अमेरिका में व्यवसाय थे, फेस्ड राइजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ही जटिलताएं महसूस कर रहे थे अमेरिका के कुछ ऐसे बिजनेस जो होते। मैनेजमेंट ट्रांसेंड फ्रॉम डे टू डे, और जो मैनेजमेंट था, जो प्रबंध था, वह दिन प्रतिदिन समस्या का समाधान कर रहा, मतलब समस्या आ रही थी उसके सामने, तो ज़रूरी था कि किस तरह से वह जो है प्रॉब्लम सॉल्व की जाए और एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टू मोर स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म अप्रोचेस चाहिए थे उसके लिए। इन्फ्लुएंस्ड बाय दी contemporaries like Henry R. Ton and Henry Metcalfe Taylor aimed to unify management practices under a structured scientific philosophy। जो ये मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर राइटर हैं, थिंकर्स हैं, लाइक हेनरी टाउन, हेनरी मेटकाल्फ और टेलर, यह सोच रहे थे कि उस समय के ये कंटेम्प्रेरी जो थे लोग थे, प्रभावित होकर टेलर ने एक संरचित, मतलब एक स्ट्रक्चर हो रहा है, एक संरचना से स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क किया, वैज्ञानिक दर्शन के तहत प्रबंध प्रथाओं को एकीकृत करने का लक्ष्य रखा कि उन सबको एक जगह लाएंगे और सबको एक जगह इस्तेमाल करेंगे। इससे पता चलेगा कि कितना अप्रोच हम अगर एक जगह लगाते हैं साइंटिफिक अप्रोच, और उससे क्या बेनिफिट मिलता है। तो इन सब ने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट जो वैज्ञानिक प्रबंध है उनके की प्रिंसिपल्स देखते हैं। टेलर्स रिवोल्यूशनरी अप्रोच, जो इनकी क्रांतिकारी अप्रोच थी, वॉज बेस्ड ऑन द 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये 4 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रू साइंस ऑफ वर्क, वो कहते हैं कि ट्रू साइंस, काम के लिए ट्रू साइंस ऑफ वर्क का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। इसका मतलब कि कोई भी टास्क हो, एवरी टास्क मस्ट बी स्टडीड, उसे पढ़ना चाहिए साइंटिफिकली। किसी भी टास्क को कैसे करना चाहिए, साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से, टू डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट, जिससे हमें पता चल सके, हम निश्चित कर सकें वे टू मोस्ट एफिशिएंट वे, सबसे बढ़िया तरीका, सबसे शानदार तरीका हमें पता चल सके उस चीज़ का, वे टू परफॉर्म इट, रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल गैस वर्क। और कहा कि जो पुराने तरीके हैं उन्हें मिटा दीजिए, उन्हें हटा दीजिए। सिस्टमेटिक स्टडीज़ इंक्लूडेड, और ये जो सिस्टमेटिक स्टडीज़ थी अपने साथ, जो वैज्ञानिक तरीके थे हर चीज़ को पढ़ने के, वो अपने साथ क्या लेकर आती है, द यूज़ ऑफ टाइम एंड मोशन, अपने साथ लेकर आती है समय और गति, टाइम एंड मोशन की स्टडी लेकर आती है, टेक्निक्स लेकर आती है, अलग अलग तकनीकें लेकर आती है, टू फाइंड द वन बेस्ट वे, एक अच्छा तरीका। जो साइंटिफिक स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी अपने साथ लेकर आती है, क्या लेकर आती है, द वन बेस्ट वे टू अकॉम्प्लिश अ टास्क, किसी कार्य को करने का एक बढ़िया तरीका लेकर आती है अपने साथ। फिर हम देखते हैं साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। टेलर कहते हैं कि अगर आपको किसी का सिलेक्शन करना है तो वो साइंटिफिक तरीके से कीजिए। वर्कर्स का, लेबरर्स का, जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनका अगर आपको सिलेक्शन करना है तो बहुत ही वैज्ञानिक रूप से करना पड़ेगा। टेलर एम्फेसाइज्ड, इस बात पर टेलर जोर देते हैं, वो कहते हैं कि अलाइंग वर्कर्स एबिलिटीज़ विद देयर जॉब्स, कि वर्कर्स को उनकी जॉब्स के साथ उनकी योग्यता को भी अलाइन होना पड़ेगा। दीज इन्वॉल्व्स, क्या क्या चीज़ें वर्कर्स के जॉब के साथ होनी चाहिए, असेसिंग इंडिविजुअल, सबके लिए व्यक्तिगत रूप से, फॉर देयर स्किल्स, उनके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए, हर चीज़ को करने का एक अच्छा सुनिश्चित तरीका, पोटेंशियल होना चाहिए, उनमें क्षमता होनी चाहिए, एंश्योरिंग देयर रोल्स, और वह उनको ये बात सुनिश्चित करे कि उनके जो रोल्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को मीट करे। ठीक है, तो साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स होना चाहिए कि जो काम जिस व्यक्ति की क्षमता से परे है वो उसे ना दिया जाए, और जो वो कर सकता है उससे वो काम करवाया जाए। यानी कि एक इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी है और उसको एक कलर के लेवल पर आप लाकर बैठा देंगे तो उसके तो एबिलिटीज़ का नुकसान ही होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा कंपनी को, राइट।
तो टेलर कहते थे कि हर इंसान को उसके कैपेबिलिटी के अनुसार, उसकी क्षमताएं, उसका पोटेंशियल, उसके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग उसे जॉब मिलनी चाहिए, राइट। तो साइंटिफिक सिलेक्शन होगा तभी हमें पता चलेगा कि यस वर्कर किस लायक है। नाउ साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वैज्ञानिक शिक्षा होनी चाहिए, और विकास भी उनका उसी तरीके से होना चाहिए। एडवोकेटेड फॉर फॉर्मल ट्रेनिंग, और उन सब की बहुत अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के लोगों को पता ही नहीं चलेगा उन्हें करना क्या है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए जाने चाहिए टू इक्विप वर्कर्स विद द नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर देयर जॉब्स। और इससे क्या होगा, जो वर्कर्स हैं वो अपनी जो जितनी भी नॉलेज है, ज्ञान और स्किल्स को प्राप्त कर लेंगे जो उनको ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है उनकी जॉब के लिए, उनके रोल्स के लिए। द गोल वॉज टू ऑप्टिमाइज वर्कर प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फेक्शन, और इस तरह के जो गोल हैं होने चाहिए जो वर्कर को सेटिस्फेक्शन, संतुष्ट भी करे और प्रोडक्टिविटी भी इन्हेंस हो उनसे। इस तरह के गोल ऑप्टिमाइज होने चाहिए। हारमोनियस कॉपरेशन क्या होता है, हारमनी मतलब एक बहुत ही समन्वय स्थापित करना, एक तरह से प्रमोटेड कोलैबोरेशन, समन्वय होना चाहिए सबके अंदर, एंड ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक वर्कर की टीम है, उन दोनों के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग या समन्वय नहीं है, दोनों एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं, नेगेटिव थॉट रखते हैं, तो वो अच्छे से वर्कर अपना पूरा 100% नहीं दे पाएगा और मैनेजमेंट अपना नहीं दे पाएगा। तो दोनों के बीच में हार्मोनियस कॉपरेशन होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। इंश्योरिंग शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, से समृद्धि आती है, एंड समृद्धि किसमें, प्रोग्रेस में, थ्रू म्यूचुअल कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉपरेशन, समन्वय होना चाहिए, और कॉपरेशन मतलब सहयोग होना चाहिए, एंड एफिशिएंसी को बढ़ाता है। फिर हम देखते हैं इनोवेटिव टेक्निक्स इंट्रोड्यूस बाय टेलर। अब टेलर कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स बताते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। टाइम एंड मोशन स्टडीज़ की बात करते हैं, ये इनका फेमस है, टाइम एंड मोशन स्टडीज़। टेलर यूज्ड स्टॉप वॉचेस टू एनालाइज टास्क परफॉर्म बाय वर्कर्स। टाइम एंड मोशन स्टडीज़ के अंदर टेलर यूज करते हैं स्टॉप वॉचेस, मतलब घड़ी होती है स्टॉप वॉचेस, वो टाइम को देख लेते हैं कि इस काम को करने में इतने मिनट्स लगेंगे, इतने मिनट्स के अगर ऊपर लग रहा है तो काम धीरे हो रहा है, और इतने मिनट से कम हो रहा है, मतलब इस तरह से वो काम को कंक्लूड करते थे। स्टॉप वॉचेस यूज करते थे वो अपने काम में, ये टेक्निक्स थी उनकी। ब्रेकिंग दैम इनटू स्मॉलर मोशंस एंड आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसीज, और वो क्या करते थे, एक काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते थे और हर चीज़ को वो बहुत बारीकी से देखते थे, तो उन्हें पता चल जाता था जहाँ काम में कमी आ रही है वहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो टाइम एंड मोशन स्टडीज स्टॉप वॉचेस टू एनालाइज टास्क परफॉर्म बाय वर्कर्स, ब्रेकिंग दैम, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, स्मॉलर मोशंस में, एंड आइडेंटिफाइंग इनएफिशिएंसी, इससे पता चलता था कहाँ पर काम जो है ढिलाई से हो रहा है, राइट। रिजल्ट्स वर यूज्ड टू एस्टैब्लिश बेंचमार्क्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और जो ये स्टडी करने के बाद रिजल्ट्स आते थे उन्हें एक बेंचमार्क सेट किया जाता था। बेंचमार्क मतलब अगर आपको एक जग बनाने के लिए आपको लगते हैं 15 मिनट्स, राइट, और आपने उस चीज़ को देख लिया, पूरे प्रोसेस को, पूरा प्रोसीजर आपको पता चल गया कि ठीक है 15 मिनट्स पर जग बनाने में लगते हैं, तो आप कंक्लूड करके 15, अगर आपको जितने भी जग बनाने हैं उसको मैथमेटिकली करके आप टाइम निकाल लोगे, उससे 4 या 5 मिनट ऊपर नीचे, ठीक है। लेकिन एक बेंचमार्क सेट कर लेना, मतलब इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए किसी भी कीमत पर, तो वो फिर एक स्टैंडर्ड टाइम बन जाता था। स्टैंडर्ड मीट नहीं होने पे पता चल जाता था इनएफिशिएंसीज काम में कहाँ हो रही है। फिर टेलर बताते हैं फंक्शनल फॉरमैनशिप क्या होती है। फंक्शनल फॉरमैनशिप का बहुत इंपॉर्टेंट 8 बॉस वाला जो उनका कॉन्सेप्ट है, रिप्लेस द ट्रेडिशनल सिंगल फॉरमैन, फॉरमैन मतलब सुपरवाइजर, वो कहते हैं कि रिप्लेस कर दो, हटा दो, जो एक व्यक्ति सुपरवाइजर है उसको हटा दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को फॉरमैन नहीं बनाना है, सिस्टम के अंदर 8 स्पेशल सुपरवाइजर होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। स्प्लिट बिटवीन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, और उन्हें प्लानिंग के अलग 4 और एग्जीक्यूशन के अलग 4, ये 4 बॉसेस अलग से डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और बहुत ही इनका सबसे बड़ा जो था कॉन्टेम्प्रेरी था, लेकिन सबसे बड़ा विरोधी था फंक्शनल फॉरमैनशिप का, क्योंकि ये यूनिटी ऑफ कमांड के अगेंस्ट था। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है 1 बॉस, ओनली 1 सुपरवाइजर का ऑर्डर फॉलो करना है सबॉर्डिनेट को, लेकिन ये कहते थे 8 स्पेशल बॉस होनी चाहिए, 8 स्पेशल बॉस, राइट, 8 स्पेशल बॉस।
दीज इंक्लूड रोल्स लाइक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क्स, इसमें बताया जाता है कि इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर एक नाम है, क्लर्क्स, स्पीड बॉसेस एंड इंस्पेक्टर्स, ये सब इनके नाम हैं इंपॉर्टेंट, गैंग बॉस, एंड फिर हम देखते हैं इंस्पेक्टर और ये सब। पीस रेट सिस्टम भी इनका एक कॉन्सेप्ट आता है। इंट्रोड्यूस्ड अ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम टू इंसेंटिव हाई परफॉर्मेंस बाय ऑफरिंग हायर वेजेस फॉर एक्सीडिंग बेंचमार्क्स। इंसेंटिव्स को इंसेंटिव्स देना, अच्छे अच्छे बहुत अच्छे पुरस्कार देना, बोनसेस देना, पीस रेट सिस्टम अकॉर्डिंग टू दी जस्ट लाइक परफॉर्मेंस, कि कोई का पीस रेट सिस्टम है अकॉर्डिंग टू पर पीस, उसको जो है इस तरह से ये मोटिवेशन का काम करता है पीस रेट सिस्टम। कोई व्यक्ति की कैपेबिलिटी है कि वो एक दिन में, हम एग्जाम्पल लेते हैं, 10 साइकिल्स बना सकता है, बट वहीं कोई दूसरा इंसान है जो 20 साइकिल बना सकता है, उसकी कैपेबिलिटी इतनी है, तो उसको उस अकॉर्डिंग वेजेस देनी चाहिए, परफॉर्मेंस उसका बहुत अच्छा है, हाई है अकॉर्डिंग, तो वो बेंचमार्क सेट कर देना चाहिए, राइट। तो ये है पीस रेट सिस्टम अकॉर्डिंग टू पर पीस सिस्टम, इंसेंटिव्स हाई। नाउ स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, टूल्स जितने भी यूज़ आते हैं मैकेनिक, क्योंकि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, वो हमेशा अपने टूल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, इक्विपमेंट्स, टूल्स, वर्कर, ये सब बहुत अच्छे होने चाहिए, इनका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये मतलब हर चीज़ उसमें अच्छी होनी चाहिए, उनकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, उनकी इफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, वरना उनका कहीं ना कहीं जाके काम पर ही प्रभाव पड़ेगा, फिर वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। एंड वर्क मेथड्स जितने भी हैं, कार्य करने के साधन जितने भी हैं, तरीके जितने भी, स्टैंडर्ड होने चाहिए, अच्छी मशीन्स होनी चाहिए, इम्प्रूव यूनिफॉर्मिटी लेकर आता है एंड एफिशिएंसी लेकर आता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का भी बहुत अपना एक रोल है। प्लानिंग रूम्स क्या होते हैं, एस्टैब्लिश सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग रूम्स, एक प्लानिंग रूम का स्टैब्लिशमेंट करना चाहिए, वेयर टास्क वर एनालाइज, जहाँ पर टास्क एनालाइज्ड हो कि हाँ आज इतना टास्क हुआ है, आज इतना, एंड प्लानिंग बने साइंटिफिकली बिफोर एग्जीक्यूशन, किसी भी तरीके को करने से पहले, किसी भी तरीके को या फिर कुछ भी करने से पहले उस चीज़ का प्लान बनाने के लिए एक रूम बनना चाहिए, तो प्लानिंग रूम इसका नाम रख दिया। द मेंटल रिवोल्यूशन, मेंटल रिवोल्यूशन क्या है, कॉल्ड फॉर अ शिफ्ट इन एटीट्यूड्स अमॉन्ग वर्कर्स एंड मैनेजर्स, फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ प्रोडक्टिविटी सरप्लस रेदर देन फाइटिंग ओवर इट्स डिवीजन। तो टेलर कहते हैं सब लोगों को कि जितने भी प्रबंधक होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं और जो लेबरर्स होते हैं, उनके बीच जो उत्पादकता है, जो इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्टिविटी जो बढ़ रही है, सरप्लस है, उस पर ध्यान देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि इस दृष्टिकोण में बदलाव लाना है, आह्वान किया है, उन्होंने बोला है सबको, कॉल्ड फॉर अ शिफ्ट, उस पर बदलाव लेकर आओ। कौन से एटीट्यूड में, जो वर्कर और मैनेजर्स का एटीट्यूड है तथा उत्पादकता है, हम देख रहे हैं बढ़ती हुई उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, जो सरप्लस, ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, उस पर फोकस करना है, रेदर देन फाइटिंग ओवर इट्स डिवीज़न, ये नहीं कि उसे बांटने में हम लड़ाई करें, नहीं, हमें किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना है कि हमारे जो प्रॉफिट है वो सरप्लस हो, और भी ज़्यादा बढ़े, ना कि वो जो हमने प्रॉफिट कमाया है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लड़ाई करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेंटल रिवोल्यूशन यही है, ठीक है, कि प्रॉफिट अगर आ रहा है तो उसे और बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उसे बांटने पर, उसे उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर लड़ना चाहिए। टास्क असाइनमेंट क्या होता है, एडवोकेट, उन्होंने कहा फॉर डिवाइडिंग वर्क, छोटे छोटे वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्विटेबली बिटवीन मैनेजर्स। टास्क असाइनमेंट्स होता है कि मैनेजर्स के बीच में डिवाइड कर दो वर्क्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, प्लानिंग एंड सुपरवाइजिंग एंड वर्कर्स एग्जीक्यूशन, कि जितनी भी प्लानिंग वगैरह वाला काम है वो सब कौन करेंगे, मैनेजर्स करेंगे, और वर्कर क्या करेंगे, उन काम को जो प्लान बना है उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये टास्क असाइनमेंट सबको अपने अपने इंपॉर्टेंट टास्क डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य हो गई ना, साइंटिफिक स्टडी एक सिस्टमैटिक। अब हम देखते हैं कि अचीवमेंट्स एंड पब्लिकेशंस, तो मेजर पब्लिकेशन है इनकी पीस रेट सिस्टम 1895, बहुत इंपॉर्टेंट है पीस रेट सिस्टम। इसने इंट्रोड्यूस किया था हिज प्रिंसिपल्स ऑन वेज सिस्टम्स एंड परफॉर्मेंस। पीस रेट सिस्टम इनकी किताब में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जो सैलरी मिलेगी लोगों को, किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस होती है, सिस्टम, इसके बारे में। फिर शॉप मैनेजमेंट 1903 इनकी किताब आती है, शॉप मैनेजमेंट। इसमें डिस्कस्ड वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं कि मैनेजरियल रोल्स के लिए अच्छी वर्कशॉप्स और ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आओ। फिर द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, 1911 में आई थी।
डिफाइन द कोर टेनेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के लिए एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि वास्तव में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में ना रहे, प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे हो वो बताया गया है। अदर कंट्रीब्यूशंस देखते हैं इनके। इन्वेंटेड कटिंग टूल्स, हाइड्रोलिक मशीन्स, इन्होंने बहुत इन्वेंट किए हैं कटिंग टूल्स, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी। हाइड्रोलिक मशीन्स भी, एंड मैकेनिज्म फॉर फीडिंग एंड बोरिंग मील्स, मील्स को जो गहरी मील्स होती है उनको जो एक लंबा सा पाइप जाता है और वो उनके अंदर होल बनाता है अर्थ में, तो ऐसे बोरिंग मशीन्स वगैरह भी उन्होंने जो है इन्वेंट की थी। सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर AMSME, इसके 1906 में प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं ये। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एडवांसमेंट, बहुत एडवांसमेंट की बात करते हैं इन हाई स्पीड स्टील कंपनीज में, रिवोल्यूशनाइजिंग द मेटल वर्किंग इंडस्ट्रीज में, वो कहते हैं एडवांसमेंट होना चाहिए। नाउ इम्पैक्ट एंड लेगेसी हम देखते हैं। इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट क्या पड़ा था, उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था इस चीज़ का। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को तो बढ़ाता है, एफिशिएंसी कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है इन फैक्ट्रीज में, जितने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है उसमें। सेटिंग द फाउंडेशन, और एक नींव स्थापित करता है फॉर मॉडर्न ऑपरेशन मैनेजमेंट्स की, जो आज का मॉडर्न प्रबंध है उसके लिए एक नींव स्थापित करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्फ्लुएंस्ड डिसिप्लिन्स, एक अनुशासन लेकर आता है, लाइक ऑपरेशन, रिसर्च, टाइम स्टडी एंड क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए, ये सब इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस्ड करता है, डिसिप्लिन लेकर आओ। ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। टेलर्स मेथड वर अडॉप्टेड इन कंट्रीज, टेलर के जितने भी मेथड हैं साइंटिफिक मेथड उन सबको अडॉप्ट किया है बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने, लाइक जर्मनी, इंग्लैंड, USSR जो पुराना सोवियत संघ था उसने। इन रशिया, आज के रशिया की बात करें, हिज प्रिंसिपल बिकेम पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग करिकुलम, करिकुला का पार्ट बन चुका है इंजीनियरिंग का, उनके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं। आज हम देखते हैं कि जो MBA और BBA करते हैं वो मैनेजमेंट को पढ़ते हैं, तो उन्हें टेलर को पढ़ना मस्ट है। इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर इसका क्या इन्फ्लुएंस है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जितने भी सिद्धांत हैं वैज्ञानिक प्रबंध के, इन्फ्लुएंस किया है इसने, इसे प्रभावित किया है रिफॉर्म मूवमेंट्स लाने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट, ये आप विकास लेकर आई, एंड परफॉर्मेंस मेजर्स टेक्निक्स लेकर आए हैं। क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलती है, हर थ्योरी की अपनी एक अलग आलोचनाएं होती है, क्रिटिकल थिंकिंग है एंड कंट्रोवर्सी होती है उसके साथ। डिस्पाइट सक्सेस, बहुत अच्छे से सक्सेस हुआ था ये थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट फेस सिग्निफिकेंट बैकलैश, उसमें उन्होंने बहुत सारे बैकलैशेस भी देखे और कंट्रोवर्सीज भी सीन की। ट्रेड यूनियन अपोजिशन, जितने भी ट्रेड थे, यूनियन थे, उन्होंने इसका अपोज किया था ट्रेड मार्क्स ने। वर्कर्स फियर्ड जॉब लॉसेज ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और वर्कर था उन्हें डर था कि हम अपनी जो जॉब जितनी भी है वो खो ना दें, क्योंकि इंक्रीज प्रोडक्शन बढ़ रहा था। तो अब वर्कर्स को ये लगा कि जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो कंपनी को हमसे कोई भी काम नहीं रहेगा, इसीलिए वर्कर्स फियर कर रहे थे, डर रहे थे जॉब लूज करने से, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा था। ओके, नाउ यूनियन लीडर्स क्रिटिसाइज टेलरिज्म, टेलर की विचारधारा को टेलरवाद या टेलरिज्म कहा जाता है एज डीह्यूमनाइजिंग। डीह्यूमनाइजिंग का मतलब होता है व्यक्तिवाद को निचले स्तर पर ले जाना, मतलब यहाँ पे इसे इकोनॉमिक मैन क्यों कहा जाता है टेलर को, क्योंकि ये सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, जबकि नहीं, इन्होंने ह्यूमनली भी बहुत सोचा है, बट इन्हें कहा गया, इन पे एक आलोचना लगाते हैं लोग कि ये डीह्यूमनाइजिंग करते हैं, मतलब मानव को तो ये बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते, सिर्फ मशीन्स को इंपॉर्टेंस देते हैं टेलर। एंड अंडरमाइनिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग, और कलेक्टिव बार्गेनिंग जितने भी लोगों की जितनी भी इच्छाएं हैं उन सबको ये जो है अंडरमाइन करते हैं, नकारते हैं, राइट। फिर हम देखते हैं मैनेजमेंट रेसिस्टेंस है, सब मैनेजर्स हैं वो रेसिस्टेड टेलर्स, क्रिटिक ऑफ रूल ऑफ थंब प्रैक्टिसेस, वो कहते हैं कि टेलर तो रूल ऑफ थंब मतलब पुराने ट्रेडिशनल तरीकों को मानते ही नहीं है। एंड हिज एम्फेसाइजेस ऑन स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, और उनकी जितनी भी टेलर का जो जोर है वो सिर्फ और सिर्फ उनका एम्फेसाइज स्पेशलाइज्ड टेक्निक पर है, ट्रेनिंग पर है, वो रूल ऑफ थंब को क्यों नहीं इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रैक्टिसेस को, ऐसा कुछ रेसिस्टेड जो टेलर्स के क्रिटिक हैं वो ऐसा कहते हैं। बिहेवियर क्रिटिसिज्म देखते हैं, व्यवहारवाद आलोचनाएं देखते हैं। क्रिटिक्स लाइक एल्टन मायो जिन्होंने ह्यूमन रिलेशन की थ्योरी दी, मैरी पार्कर फॉलेट आर्ग्यूड दैट, वो आर्ग्यू करते हैं दैट टेलर इग्नोर्ड, कि टेलर जो हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने इग्नोर किया है, नकारा है
मतलब कहते हैं ना कि एक तरह से एकदम नेग्लेक्ट कर देना। ह्यूमन एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मानव को और मानव के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को, जितने भी मानव से रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनको इग्नोर किया है टेलर ने। ऐसा कौन कहते हैं? मेरी पार्कर फॉलेट एंड एल्टन मायो। द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं एल्टन मायो का, प्रूव्ड दैट इमोशनल एंड सोशल डायनामिक्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी। जब हम हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे एल्टन मायो का, जब हम देखेंगे कि वहाँ पे ह्यूमन रिलेशन जो है वो बहुत इफेक्टिवफुली काम करते हैं किसी भी चीज़ में, लाइक प्रोडक्शन में इन्फ्लुएंस करते हैं, उत्पादकता को बढ़ाते हैं। लेकिन टेलर ऐसा नहीं मानते हैं। चैलेंजिंग टेलर्स मैकेनिस्टिक व्यू, और टेलर के मैकेनिस्टिक व्यू को वो चैलेंज करते हैं एल्टन मायो के ह्यूमनिस्टिक एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स। नाउ क्रिटिसिज्म ऑफ वर्कर्स रोल्स, अब वर्कर के रोल्स को क्रिटिसाइज करते हैं। टेलर वाज एक्यूज्ड ऑफ ट्रीटिंग वर्कर्स एज कॉग्स इन अ मशीन। अब कॉग्स क्या होता? दांत, यानी दांत मतलब टीथ, ठीक है। तो कॉग्स इन अ मशीन, मशीन के दांतों की तरह मानते हैं वो लोगों को। वर्कर्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? मशीन के दांतों की तरह। लिमिट देयर ऑटोनॉमी एंड क्रिएटिविटी, जो उनकी स्वायत्तता, जो ऑटोनॉमी होती है, जो उनका प्रभुत्व है, और रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी उनके अंदर जो इंक्रीज हो रही है उसको खत्म कर देती है। मशीन के दांतों की तरह वर्कर्स को माना गया है, ऐसा लोग कहते हैं। नाउ देखते हैं कि कॉन्सेप्ट्स एंड टेकअवेज, सेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंस ओवर गैस वर्क, यूज डाटा ड्रिवन मेथड। जितने भी साइंटिफिक मेथड को अपनाइए डिसीजन लेने के लिए। किसी भी डिसीजन मेकिंग में क्या इंपॉर्टेंट है कि डाटा ड्रिवन होना चाहिए, फैक्ट बेस्ड मेथड्स को अपनाना चाहिए। हार्मनी एंड ओवर डिस्कॉर्ड, हार्मनी होनी चाहिए ना कि लड़ाइयाँ या डिस्कॉर्ड, ठीक है। फोस्टर टीम वर्क होना चाहिए, संगठन में काम करना चाहिए सभी को, बिटवीन मैनेजमेंट के अंदर और लेबर के अंदर। प्रबंध में और मजदूरों में एक हार्मनी होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, ना कि डिस्कॉर्ड होना चाहिए। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। सरप्लस रेवेन्यू और सरप्लस वैल्यू अगर आ रही है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने में लग जाना है, उस पर झगड़ा नहीं करना है, उसको और बढ़ाने की मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं टेलर। ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, इससे क्या बढ़ेगा? म्यूचुअल बेनिफिट और एफिशिएंसी बढ़ेगी, राइट। की इनोवेशंस देखते हैं। फंक्शनल फॉर्मेनशिप, जहाँ पर हम शॉर्ट में हमें पता है, हमने ऊपर पढ़ा 8 बॉस। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड मेथड्स, टूल को बहुत एकदम स्टैंडर्ड का रखो और जो एकदम न्यू ट्रेंडिंग टूल्स हैं उनको यूज़ करो। प्लानिंग एंड टास्क असाइनमेंट सिस्टम अकॉर्डिंग टू द कैलिबर, सबको टास्क दो। मैनेजमेंट को प्लान वाला टास्क करना है और वर्कर्स को उसे एग्जीक्यूट करने वाला टास्क करना है। लास्टिंग इन्फ्लुएंस देखते हैं। टेलर्स प्रिंसिपल्स इंस्पायर्ड मॉडर्न मैनेजमेंट, टेलर्स ने बहुत इंस्पायर किया है नाउ न्यू आधुनिक मैनेजमेंट टेक्निक्स को फ्रॉम ऑपरेशन रिसर्च 6 सिग्मा प्रैक्टिसेस के द्वारा। ओके, इनकी जो 6 रूल है। नाउ बुक्स एंड की वर्क्स ऑफ फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, अ पीस रेस सिस्टम 1895। दिस पेपर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ अ डिफरेंशियल पीस रेस सिस्टम, अ रेवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ लिंकिंग वेज एंड परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, शॉप मैनेजमेंट, देन आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, और ये हम अकॉर्डिंग टू द डेट याद रखेंगे। नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्टिमोनी बिफोर स्पेशल हाउस कमिटी 1912, कंबाइंड पब्लिकेशन है इनकी। इन लेटर ईयर्स शॉप मैनेजमेंट और द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बिफोर द स्पेशल हाउस ऑफ कमिटी वर कंपाइल्ड, इन सबको एक जगह करके पब्लिश किया गया था, किसमें? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी बुक है। कंक्लूजन है, Frederick Winslow Taylor contributions to scientific management have an indelible mark and on the industrial and organizational practice। आज संगठन और इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति में हम देखते हैं सबसे बेंचमार्क्स स्थापित करता है। while his methods sparked controversy, कुछ मेथड्स कंट्रोवर्सी लेके आई। the undeniably laid the groundwork for systematic study and application in management, प्रबंध में एक ग्राउंडवर्क, एक फाउंडेशन तैयार करती है। his legacy persisted in modern production system, सबको प्रभावित किया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन को प्रभावित किया है। इंजीनियरिंग, एजुकेशन, हर क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंस है। रीज़न फॉर एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। हर चीज़ की साइंटिफिक स्टडी ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हमने इस वीडियो में फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को एक शॉर्ट में देखा और फिर हम बाद में इसे डीप स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।